तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें जंग का एक सीन दिखाया जाता है। ये जंग अमेरिका और जर्मनी के दरमियान में हो रही थी और इस टाइम अमेरिकन सोल्जर्स अपने एक मिशन के लिए फ्रांस जा रहे थे। इनके कैप्टन फोर्ड इन्हें मिशन की डिटेल्स देते हैं और बताते हैं कि उन्हें फ्रांस में जाना है। फ्रांस की एक चर्च के ऊपर जर्मन्स का एक कम्युनिकेशन टॉवर लगा हुआ है, जिसकी वजह से जर्मन्स हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं और अमेरिकन्स ये जंग नहीं जीत पा रहे। अमेरिकन्स अब उसी टॉवर को तबाह करने के लिए फ्रांस जा रहे थे। असल में फ्रांस के भी कई शहरों पर इस टाइम जर्मनी ने कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका पर हमला करने में उन्हें काफी आसानी भी होती थी। इनका प्लेन जैसे ही जर्मन्स के रडार के अंदर शो होना शुरू होता है, फौरन ही जर्मन्स एयर फोर्स उनके प्लेन के ऊपर हमला कर देती है। इनका प्लेन जोर से हिलता है। ये सब लोग समझ जाते हैं कि इनके प्लेन के ऊपर हमला हो गया है, इसीलिए अपने पैराशूट पहने ये लोग इमरजेंसी एग्जिट से वहां से जंप कर देते हैं, जिसके बाद हमें हवा में इनके प्लेन को क्रैश हुआ दिखाया जाता है। खैर सीन कट होता है और हम पानी में से निकलते हुए एक अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम है एडवर्ड। एडवर्ड ने भी उसी प्लेन से जंप लगाई थी और क्योंकि वो पानी में लैंड किया था, इसीलिए ना तो वो मरा था और ना ही उसे कुछ खास चोट आई थी। अब पानी से निकल कर वो जंगल में दिखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। वो अब आगे इस उम्मीद से बढ़ता है कि शायद कोई उनका साथी तो जिंदा बच गया हो और फाइनली उसकी उम्मीद काम भी कर जाती है। वो देखता है कि कैप्टन फोर्ड ही जिंदा बच गए थे। कैप्टन फोर्ड और वो अब बहुत ही आराम से आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ आगे जाने पर इन्हें अपने 3 और साथी जिंदा मिलते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक इनके एक साथी का पाँव एक लैंड माइन के ऊपर आ जाता है। पाँव उठाते ही वो लैंड माइन तबाह हो जाती है और इस सोल्जर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर इन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होता है। अब के लोग सिर्फ 4 ही रह गए थे और इन्हें अपना हर हाल में मिशन भी पूरा करना था। दुख में ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और इसी दौरान इन्हें इसी जंगल में एक लड़की दिखाई देती है जो कि यहाँ पर मरे हुए सोल्जर्स का सामान चुरा रही थी। कैप्टन फोर्ड उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर किसी बुरे इरादे से नहीं आई, मैं सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ पर इन लोगों का सामान चुरा रही हूँ। इन्हें इस लड़की का नाम क्लोई पता चलता है और क्लोई की बातों से उन्हें ये भी पता चलता है कि वो जर्मन सोल्जर्स को ज्यादा पसंद नहीं करती और वो ये भी चाहती है कि उनके ऊपर से जर्मन्स का कब्जा खत्म हो जाए। क्लोई को जब पता चलता है कि ये लोग अमेरिकन सोल्जर्स हैं, तो वो बिना हिचकिचाए उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने घर ले जाती है। क्लोई के घर आने पर ये लोग क्लोई के छोटे भाई से भी मिलते हैं और यहाँ आकर ये लोग क्लोई को अपना मिशन बताते हैं। इन्हें चर्च के ऊपर बने टॉवर को तबाह करना था और अब इन्हें चर्च का रास्ता पता करना था। क्लोई बताती है कि उसने उस चर्च का नाम तो सुन रखा है, लेकिन वो कभी उस चर्च में नहीं गई। न जाने क्यों वहाँ पर क्लोई तो क्या कोई भी नहीं जाता, हर किसी को उस जगह जाने से मना किया गया है। इनकी बातों के दौरान अब एडवर्ड वॉशरूम करने के लिए चला जाता है और जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसे करीब ही अजीब डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, किसी के सांस लेने की आवाज। ये ना तो किसी जानवर की लग रही थी और ना ही किसी इंसान की। वो डरते हुए इस आवाज का पीछा करता है तो उसे कमरे के दरवाजे के पीछे से एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। उसने देखा वहाँ पर एक औरत थी, जो औरत कम एक मॉन्स्टर ज्यादा लग रही थी। उसका पूरा मुंह उबल चुका था, आंखें सब्ज हो चुकी थी और वो किसी इंसान की तरह बोल भी नहीं पा रही थी। उसे देखकर एडवर्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे देखते हुए वो यहाँ पर स्टैचू बना ही खड़ा हुआ था कि एकदम से उसके पीछे क्लोई आ गई। क्लोई की आवाज सुनकर वो और ज्यादा डर गया। चौंक कर उसने पीछे देखा तो क्लोई ने उसे कहा, ये मेरी आंटी है। इनकी ये हालत उसी चर्च के अंदर जाने से हुई है जहाँ पर आप लोग जाने की बात कर रहे हैं। वो इन लोगों को बताती है कि वो अपनी आंटी को बहुत मुश्किल से उस चर्च के पास से छुड़वा कर यहाँ पर लाई थी और उसके मॉम डैड को तो जर्मन सोल्जर्स ने कब का मार दिया है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्हें बाहर से कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई देती है। ये लोग फौरन से छुप जाते हैं और क्लोई दरवाजे के पास चली जाती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है वहाँ पर जर्मन जर्नल आए थे। वो बड़े ही अच्छे अंदाज से घर के अंदर आ जाते हैं और आते ही क्लोई के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ऊपर से कैप्टन फोर्ड और एडवर्ड ये सब कुछ देख रहे थे। इन दोनों की बातों से कैप्टन फोर्ड एडवर्ड को और हमें पता चलता है कि अपनी आंटी को बचाने के लिए क्लोई ने जनरल के साथ एक सौदा किया था, जिसकी वजह से जनरल जब चाहे उसे टॉर्चर करने के लिए आ जाया करता था। क्लोई तो आज भी उसके करीब जाना नहीं चाहती थी, बल्कि वही जनरल ही उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। कैप्टन फोर्ड और एडवर्ड उस लड़की को बचाने का प्लान करते हैं और एडवर्ड जाते ही उस जनरल के सर पर गन पॉइंट कर देता है और मौके का फायदा उठाकर फोर्ड उसके हाथ पांव बांध देता है। अब फोर्ड एडवर्ड से कहता है, इसे मैं देख लेता हूँ,
तुम जाओ जाकर बाकी दोनों लोगों को देखो, उन्हें चर्च मिली या नहीं। असल में इनके दो साथी पहले ही क्लोई के क्लू देने पर चर्च को ढूंढने के लिए निकल चुके थे, लेकिन अब तक उनका कुछ अता पता नहीं था। एडवर्ड जो तेजी से चर्च को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, अचानक ही उसके पीछे जर्मन सोल्जर्स का डॉग पड़ जाता है। एडवर्ड बहुत तेजी से भागता है और अपनी जान बचाने के लिए उसके सामने एक ट्रक नजर आता है। वो थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज करता है और फिर उस ट्रक में चढ़ने में कामयाब हो जाता है। ट्रक में चढ़कर उसकी सांस में सांस आई थी। 1-2 सेकंड तो उसे होश ही नहीं था। फिर जब उसे होश आया और उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो खौफ से उसका बुरा हाल हो गया था। इस ट्रक के अंदर सारे अमेरिकन सोल्जर्स मरे हुए थे। जिस चर्च के अंदर वो जाना चाह रहा था, उसी चर्च के अंदर किस्मत उसे ले गई। इन सारी लाशों को भी यही चर्च के अंदर लाया जा रहा था। वो भी अपनी जान बचाते हुए छुपकर निकल जाता है और उस चर्च के ही अंदर चला जाता है। पहले पहले तो उसे सब नॉर्मल लगा, लेकिन फिर जब वो आगे गया तो हैरान परेशान हो गया। चर्च के अंदर एक खुफिया जर्मन लैब बनाई गई थी। वो जब इस लैब के अंदर जाता है तो उसे लैब के अंदर बहुत सारे सेल्स दिखाई देते हैं, जिन सेल्स के अंदर जिंदा कैदियों को बंद किया हुआ था। और आगे जाने पर उसे देखा कि वहीं पर बहुत सारे मुर्दा लोग भी थे। इनके ऊपर यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। जर्मन्स के घिनौनेपन की इंतहा यहीं पर नहीं होती। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे इससे भी खौफनाक सीन दिखाई देते हैं। इस लैब के अंदर बहुत सारे इंसानों को अजीब से बैग के अंदर डालकर लटकाया गया था। देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और आगे बढ़ते हुए वो एक बैग को खोलने की कोशिश करता है और अचानक उस बैग के अंदर से बहुत ही अजीब लाल रंग का लिक्विड नीचे गिरने लगता है। वो देखता है कि इस लैब के अंदर जो इंसान था वो अभी भी जिंदा था, हिल-जुल रहा था। और उसने जब अपना चेहरा बाहर निकाला तो उसका चेहरा बिल्कुल क्लोई की आंटी जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने एसिड डालकर उसका चेहरा उबाल दिया हो। वो इंसान का मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा था। एडवर्ड देखता है कि जो लिक्विड इस बैग में से निकला था, इसे लिक्विड को आगे प्रोसेस किया जा रहा है, जिससे एक खास किस्म का इंजेक्शन तैयार किया जा रहा है। इस इंजेक्शन का मकसद क्या था उसे समझ नहीं आती, तो वो अब एक इंजेक्शन अपने पास रख लेता है। एडवर्ड को अब सामने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आगे बढ़ता है और जैसे ही सामने वाला पर्दा हटाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर एक औरत की कटी हुई बॉडी पड़ी थी। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि वहाँ पर बस एक औरत का सर और उसकी रीढ़ की हड्डी पड़ी हुई थी। और इसमें हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो औरत जिंदा थी सबके बावजूद और बात कर पा रही थी। ये सब देखकर एडवर्ड इतना ज्यादा डर जाता है कि फौरन यहाँ से भाग जाता है और इसे ब्रिज के रास्ते से होते हुए वो यहाँ से जब निकलने की कोशिश करता है तो उसे अपना पहले वाला साथी मिल जाता है जो यहाँ पर आ चुका था। वो देखता है कि उसका ये साथी पहले जर्मन सोल्जर्स के हाथों पकड़ा गया था और इस पर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी करना शुरू कर दिए थे और वो अपने आप को बचा गया, लेकिन इस टाइम वो बहुत ज्यादा जख्मी था। एडवर्ड उसे सहारा देते हुए फौरन इस चर्च से निकाल लेता है और क्लोई के घर वापस ले आता है। अब एडवर्ड यहाँ आकर अपने कैप्टन को हैरान कर देने वाली बातें बताता है। वो ये कि उस चर्च के अंदर सिर्फ वो टॉवर ही अमेरिकन के लिए खतरा नहीं, बल्कि चर्च के अंदर एक खुफिया लैब भी बनाई गई है जिसमें अजीबोगरीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे इंसान हैं, जिंदा और मुर्दा, जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं और बहुत सारे इंसानों की हालत ठीक नहीं। उसने वहाँ पर जो कुछ देखा था वो सब कैप्टन फोर्ड को बता दिया और कैप्टन फोर्ड भी ये सारी बातें सुनकर हैरान परेशान हो गए। वो जानना चाहते थे कि लैब में किस किस्म के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, इसीलिए वो अपने साथी से कहते हैं जाओ ऊपर से उस जनरल को पकड़ कर लाओ। वो आदमी जब ऊपर जाता है तो देखता है कि जनरल बेहोश है। वो उसे एक दो मरतबा होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कंफर्म हो जाता है कि अभी वो होश में आने वाला नहीं है तो वो उसके हाथ पांव खोल देता है। जनरल भी बस इसी पल के तो इंतजार में था, बेहोशी का तो वो बस नाटक कर रहा था। हाथ पांव खोलते ही वो फौरन अपनी गन निकालता है और इस सोल्जर के सीने में शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर फौरन एडवर्ड और कैप्टन ऊपर आते हैं। उनका एक साथी यहाँ पर जनरल को दोबारा से पकड़ लेता है, जबकि ये लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस में चले जाते हैं कि उनका एक और साथी गोली लगने पर मारा गया है। एडवर्ड ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी उसे याद आता है कि वो जर्मन्स की लैब से एक इंजेक्शन लेकर आया था। उसने देखा था कि किस तरह वहाँ लैब में मरे हुए लोग जिंदा होकर बातें कर रहे थे। उसे लगा कि ये वही इंजेक्शन है जिससे मुर्दा लोग जिंदा किए जा सकते हैं, इसीलिए वो एक पल को सोचता है और फिर वो इंजेक्शन निकाल कर अपने साथी के दिल के अंदर स्टैब कर देता है और उसकी ये सोच और प्लान काम भी कर जाता है। हम देखते हैं कि कुछ पल गुजरते ही वो आदमी जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। उसे जिंदा हुआ देखकर ये सब लोग जो यहाँ खड़े हुए थे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि क्लोई भी।
कुछ पल गुजरता है और हम देखते हैं कि उस आदमी के जिस्म में बहुत ज्यादा ताकत आने लगी थी, इतनी ताकत जिसे उसकी बॉडी सह नहीं पा रही थी। उसकी पूरी की पूरी वेन्स फूलने लग जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं और वो अपनी ताकत अपने साथियों पर निकालने लगता है। वो एडवर्ड का गला पकड़ लेता है और उससे दबाने लगता है। उसके दूसरे साथी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ पल के लिए वो एडवर्ड से दूर तो हो गया था, पर अब उसकी बॉडी भी लैब में मौजूद लोगों की तरह उबलने लगी थी और वो बार बार अपने ही साथियों को मारने पर तुला हुआ था। ये देखते हुए फोर्ड उसके सीने में गोलियां चला देता है, लेकिन देखने को मिलता है कि ये गोलियां भी उसके सीने में कोई काम नहीं कर रही थी। उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखा रही थी, वो मर नहीं रहा था। दरअसल वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था और ये बात अमेरिकन सोल्जर्स समझ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पर एडवर्ड समझ गया था कि अब उनका साथी जिंदा होने के बाद उनका नहीं रहा। किसी वजह से वो जर्मन्स का साथ दे रहा है और ऐसा उस इंजेक्शंस के असर से भी हो सकता है। इसीलिए अब वो अपने ही साथी के सर पर अपनी गन की बैक साइड से वार करता है और उसके सर पर बार बार मार कर उसका सर क्रश करके आखिरकार उसे मार देता है। अब जर्मन जनरल जो सब कुछ ये देख रहा था वो मौके का फायदा उठाता है और चुपके से यहाँ से भागने की कोशिश करता है और जाते हुए वो क्लोई के भाई को भी उठा लेता है। इन लोगों को जब शोर की आवाज सुनाई देती है तो ये लोग उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर जनरल इनके हाथ से निकल जाता है। जाते जाते जो कैप्टन फोर्ड ने गोली चलाई थी वो गोली उसके मुंह पर लग भी गई थी, जिससे उसका एक पूरा गाल ही उड़ गया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ से दर्द बर्दाश्त करते हुए भाग गया था। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके थे। इन्हें पहले एक ही मिशन मिला हुआ था उस टॉवर को तबाह करने का, लेकिन अब एडवर्ड कैप्टन को रियलाइज करवाता है कि उस टॉवर से ज्यादा अहम उस लैब को तबाह करना है जहाँ पर वो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कैप्टन एडवर्ड की बात को अच्छी तरह समझता है और ये लोग यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि अब ये लोग जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करेंगे। पहले उस लैब को और फिर उस टॉवर को तबाह करके वापस चले जाएंगे और इस सब में वो क्लोई से क्लोई की मदद भी मांगते हैं, क्योंकि क्लोई का भाई भी वहीं पर था और इन्हें क्लोई के भाई को भी बचाना था। सीन कट होकर अब हमें जर्मन जनरल को दिखाया जाता है जो लैब में जाते ही उस इंजेक्शन को अपने अंदर स्टैब कर देता है और यहाँ साइंटिस्ट उससे कहता है कि आपने क्या किया, आपको पता भी है ये क्या कहता है, ये आपको पागल बना देगा। ये इंजेक्शंस सिर्फ मुर्दा इंसानों को जिंदा करने के लिए है, उनको एक ऐसा मॉन्स्टर बनाने के लिए है जो खुद तो कभी ना मरे लेकिन अपने दुश्मनों को मार डाले। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लैब असल में एक ऐसी जर्मन फौज तैयार करने की तैयारी कर रही थी जिसे कोई कभी मार ही न सके। यहाँ तक कि इन्होंने अपने और सभी अमेरिकन सोल्जर्स को भी पकड़कर इन इंजेक्शंस को लगा लगा कर दोबारा से जिंदा कर दिया था और यहाँ वो जो बैग्स में इंसान पड़े थे उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर करके उनके खून और एंटीडोट के जरिए ही इन इंजेक्शंस को तैयार किया जा रहा था। सीन कट होकर हमें बाहर कैप्टन फोर्ड और उनके सारे साथियों को दिखाया जाता है। ये लोग अब चर्च की बैक साइड पर आ चुके थे, जिसके बाद कैप्टन फोर्ड सभी को अपना प्लान समझाता है और ये सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। कैप्टन फोर्ड चर्च के ऊपर चढ़ते हुए रेडियो बेस कैंप पर जाता है, जबकि एडवर्ड नीचे से उस लैब के अंदर चला जाता है जहां अब कैप्टन फोर्ड ने रेडियो बेस कैंप के अंदर बॉम्ब लगा दिया था, वहीं अब एडवर्ड ने इस लैब के अंदर बॉम्ब लगा दिया था। ये करने के बाद अभी वो बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी कैप्टन के सामने जर्नल आ गए। इस टाइम वो जर्नल बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था, उसका आधा मुंह कटा हुआ था। उसने उस इंजेक्शन के जरिए अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया था कि कोई भी फौजी उसके सामने टिक नहीं सकता था। कैप्टन फोर्ड क्या चीज थी। कैप्टन फोर्ड एक दो हमले में ही ढह जाते हैं। अब जनरल कैप्टन फोर्ड को हाथ से घसीटते हुए उस लैब के पास ले आते हैं, क्योंकि अब उनके इरादे भी कैप्टन फोर्ड को लेकर ठीक नहीं थे। कैप्टन फोर्ड भी जब देखते हैं कि वो बेबस हो गए हैं तो वो यहाँ पास पड़ा एक इंजेक्शन उठाकर बिना सोचे अपने अंदर स्टैब कर लेते हैं। कैप्टन फोर्ड ये जानते थे कि इससे हो सकता है कि इनका दिमाग अपने काबू में ना रहे, वो अपने ही लोगों को मारने लगे, लेकिन फिलहाल के लिए तो कैप्टन फोर्ड के सामने ये जनरल ही था। वो अपनी सारी ताकत इसी जनरल के ऊपर उतारने लगते हैं और इस तरह इन दोनों के दरमियान में एक बहुत ही भयानक ताकत की लड़ाई दिखाई जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इन लोगों का एक दूसरा साथी इस टाइम क्लोई की मदद कर रहा था। वो दोनों बहुत ही एहतियात से आगे बढ़ रहे थे अपने भाई को ढूंढने के लिए। आखिरकार लैब के एक बेड के ऊपर क्लोई को उसका भाई भी बंधा हुआ मिल जाता है। क्लोई जल्दी से अपने भाई को आजाद करती है और यहाँ से निकल जाती है, जबकि उसका साथी अब एडवर्ड के पास आ जाता है। यहाँ एडवर्ड कैप्टन फोर्ड और जनरल को जब लड़ते हुए देखता है तो उनके पास जाने को बेवकूफी समझता है। अब वो सारी बात समझ गया था कि ये लोग ज़ॉम्बी बने हुए हैं। वो ये तो बात जानता था कि ज़ॉम्बीज़ को या तो सर में मार कर मारा जा सकता है या फिर उन्हें आग से मारा जा सकता है,
यही सोचते हुए उसके दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। उसे वहाँ पर रखा हुआ एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई देता है और उसके अंदर वो शूट कर देता है। ये सिलेंडर जनरल के बहुत पास, और इसमें होने वाली ब्लास्ट की वजह से जनरल की बॉडी फट कर खत्म हो जाती है। जबकि कैप्टन फोर्ड को ज्यादा कुछ नहीं होता। एडवर्ड जल्दी से आकर कैप्टन फोर्ड को बचाते हुए यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन फोर्ड अपने आप को छुड़वा कर अपने आप को एक जेल में बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अब ज़ॉम्बी बन चुका है और उसके दिमाग का कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ अब हमें क्लोई और उसके भाई को दिखाया जाता है। वो लोग एयर वेंट के रास्ते से होते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी बने आदमी ने हमला कर दिया। वो क्लोई के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। इससे पहले कि वो उन्हें काट लेता या उनकी जान ले लेता, क्लोई अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को उसकी गर्दन के नीचे रखते हुए 2-3 मरतबा उसे शूट करती है, जिससे उसके दिमाग में गोली रख के वो भी मारा जाता है। जिसके बाद क्लोई और उसके भाई को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। सीन कट होकर दोबारा हम एडवर्ड और कैप्टन फोर्ड को देखते हैं। कैप्टन फोर्ड यहाँ पर एडवर्ड को कुछ सख्त इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वो क्या थी ये हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन आखिर में ये जरूर पता चलता है कि कैप्टन फोर्ड यहाँ से निकलने से मना कर रहे थे। बाहर हमें दिखाया जाता है कि जर्मन सोल्जर्स को अमेरिकन सोल्जर्स के लैब के अंदर आने का पता चल गया था। वो धड़ाधड़ अब गोलियां चलाते हुए अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहे थे। ये देखते हुए अब एडवर्ड बाहर निकलता है और सिचुएशन का अंदाजा लगाने लगता है। वहाँ पर सिर्फ जिंदा जर्मन सोल्जर्स नहीं थे, यहाँ पर अब बहुत सारे मरे हुए सोल्जर्स भी निकल कर आने लगे थे, जिनको लैब एक्सपेरिमेंट के जरिए जिंदा किया गया था, जो ज़ॉम्बीज बन चुके थे। इनको देखते हुए एडवर्ड इनसे लड़ता नहीं, बल्कि बस एक बटन दबाते हुए इस चर्च को ब्लास्ट कर देता है। एडवर्ड जानता था कि ये सारे ज़ॉम्बीज आग में जलकर मर जाएंगे। उसने एक साथ कई सारे बॉम्ब्स क्योंकि इंस्टॉल किए हुए थे, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। चर्च में बनी हुई लैब और उसके साथ साथ ऊपर बना हुआ वो कम्युनिकेशन टावर भी तबाह हो जाता है, जिसे अमेरिकन तबाह करना चाहते थे। और आखिर इस तरह सभी के सभी जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये खबर जल्द ही शहर के लोगों में फैल जाती है और शहर के लोग भी जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी जर्मन्स ने बंदी बनाया हुआ था। सभी अब घर से बाहर निकल आए थे और आंखों ही आंखों में एडवर्ड का शुक्रिया करने लगे थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अब हमें एडवर्ड को वापस अमेरिका में दिखाया जा रहा था। एडवर्ड से अब उसके सीनियर्स उस लैब के बारे में सवाल करते हैं, तो एडवर्ड उन्हें साफ इनकार कर देता है कि उसने वहाँ कोई लैब नहीं देखी थी। वो सिर्फ टावर को तबाह करने गए थे और टावर को तबाह कर आ गए। पता चलता है कि एडवर्ड ने कैप्टन फोर्ड के कहने पर इन लोगों से उस लैब के न होने के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि कैप्टन फोर्ड और एडवर्ड दोनों ही जानते थे कि जंगें जीतने के लिए इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, और अगर ऐसे किसी लैब का अमेरिकन को पता चला तो वो भी जरूर ऐसे ऊट पटांग के एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू कर, और जो वो होने देना नहीं चाहते, क्योंकि एडवर्ड को ये भी पता था कि अगर एक मर्तबा कोई एक ज़ॉम्बी भी इस दुनिया में आ गया, फिर ज़ॉम्बी वायरस को फैलने में और इंसानियत को मरने में वक्त नहीं लगेगा। इस तरह एडवर्ड का एक झूठ पूरी इंसानियत को बचा जाता है और उसका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है, और बस उसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।